दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो पॉलिटी के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का संशोधन। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले उसको हम कवर कर देते हैं, फिर आगे जो कम इंपॉर्टेंट है उनको सब कवर करते हुए पूरा पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो संविधान का संशोधन देख लेते हैं। तो भारतीय जो संविधान है ये न तो बहुत लचीला है न बहुत कठोर है, ये दोनों का मिश्रण है। लचीला भी है और कठोर भी है, इन दोनों का सम्मिश्रण है। तो जो लचीला संविधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो लचीला प्रॉपर्टी है वो ब्रिटेन की है, और जो कठोर संविधान की प्रॉपर्टी है वो यूएसए से ली गई है। दोनों का मिश्रण है हमारा संविधान। तो इसी कारण से संविधान के संशोधन के कारण से ही हमारा संविधान को जीवंत बोला गया है। जीवंत है कि मतलब इसका समय के साथ बदलाव होता रहता है। जैसे जीवित आदमी होता है, जीवित पौधा होता है, या कोई भी जीवित जीव है उसके समय के साथ उसमें बदलाव होता जाता है, उसी तरह से हमारा संविधान भी है जो कि समय के साथ बदलाव होता रहा है इसमें संशोधन के माध्यम से। तो संशोधन एक अच्छे संविधान का जो सबसे मुख्य जो उसकी विशेषता होती है कि वो संशोधनीय होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, काल बदलता है, तो उस हिसाब से ज़रूरतें बदलती हैं आदमी की या लोगों की या नागरिक की। तो संविधान में उसी हिसाब से संशोधन होता रहता है। ठीक है। तो संविधान जो संशोधन हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 में शामिल है। तो भाग 20 में है और अनुच्छेद है 368 है। ठीक है। तो भाग 20 याद रखिएगा और अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में दिया गया है। ठीक। अगर अगला पॉइंट इसमें दिया है कि भारत के संविधान में संशोधन करना देश के मूल कानून अथवा सर्वोच्च कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया है। तो भारत के संविधान में संशोधन करना देश का जो मूल कानून है अथवा सर्वोच्च कानून है उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। अगला है संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से किस प्रकार से संशोधन करना है, तो वो प्रक्रिया संशोधन की जो व्यवस्था है वो जो है अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अगला पॉइंट है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो लचीली है बहुत, जो कि जैसे कि ब्रिटेन में है, और न ही बहुत कठोर है जैसा कि यूएसए में है। ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि यह कहना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का भाग है, जो कि केशवानंद भारती के 1973 में मूल संरचना को डिफाइन तो नहीं कर सकते, मूल संरचना लाया गया था केशवानंद भारती केस में। तो बस मूल संरचना जो है, मूल भाग संरचना जो है संविधान का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जो है कितना भी आप संविधान में संशोधन करते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस मूल संरचना नहीं चेंज होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 368 को क्रमशः 1971, 1976 में 24वां और 42वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। तो अनुच्छेद 68 को क्रमशः 1971 में, 1976 में, 24वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 68 को ही संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसमें जो अगला पॉइंट है उसमें है संविधान के जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दी गई है कैसे कैसे है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ। ठीक है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पॉलिटी पूछता है तो लगभग क्वेश्चन पूछता है, तो इनों में डिटेल से थोड़ा पूछता है। ठीक है, थोड़ा घुस के पूछता है अंदर। तो पहला विधेयक का पूर्व स्थापन कहाँ होता है, मतलब विधेयक को कहाँ पे पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है किस सदन में लाया जा सकता है, ये कहने का मतलब ये है। तो संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो ये यूपीएससी 2013 में पूछा था ये कि जो संविधान संशोधन विधेयक है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हाँ, ये बात सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी ये प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। इसको पूरा स्थापित कर सकता है वो कौन है, या तो मंत्री है अथवा गैर सरकारी सदस्य है। तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, तो मंत्री जो मंत्रिपरिषद में शामिल है उसको मंत्री कहते हैं। गैर सरकारी सदस्य जो वो होता है जो मंत्री नहीं होता है। ठीक है। अगर मंत्री नहीं है, कोई नॉर्मल सांसद है, तो उसको हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये, मंत्री के अलावा अगर कोई दूसरा आदमी पेश करता है तो उसको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो ये दोनों लोग ही संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको पेश कर सकते हैं दोनों सदनों में, राज्यसभा में या लोकसभा, दोनों में। ठीक है। अगला है विधेयक को पूर्व स्थापित में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में जानिए। तो विधेयक के पूर्व स्थापना के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये यूपीएससी 2002 में पूछा था, अब पीसीएस में तो कई बार पूछा है। तो इसमें
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है विधेयक को पूरा स्थापन का मतलब होता है कि पेश करने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है कि आवश्यक बहुमत का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत का प्रकार है वो विशेष बहुमत है। अगर संविधान में कहीं भी संशोधन करना है आपको तो विशेष बहुमत से ही आप संशोधन कर सकते हैं। तो विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत होता है कि जिस सदन में प्रस्ताव जो संविधान संशोधन प्रस्ताव आया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, उस सदन का कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है 50% से +1, 50% लोग से एक अधिक को हम बहुमत कहते हैं, नॉर्मल बहुमत कहते हैं। प्लस देखिए, विशेष बहुमत में नॉर्मल बहुमत प्लस उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का, तो उस दिन जिस दिन मतदान होना है, मान लिया आज मतदान होना है तो उस दिन कितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर 30 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, आज 30 लोग उपस्थित हैं, आज ही मतदान होना है, तो इसका 2/3 लोग, ठीक है, 2/3 कितना हो जाएगा, मतलब 20 लोग इस विधेयक के सपोर्ट में होने चाहिए। आज वर्तमान में आज अगर 30 लोग अवेलेबल हैं मतदान करने के लिए तो 20 लोग इसको सपोर्ट करने चाहिए। मान लीजिए कि पूरी स्ट्रेंथ है 40, ठीक है, तो 20 + 1 तो होने ही चाहिए इसमें, प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है विशेष बहुमत। तो याद रखिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो दोनों मिल के भी एक विशेष बहुमत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको भी पूछा था विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत ये है कि नॉर्मल बहुमत 50 + 1 पर 50 से अधिक सदस्य प्लस उस सदन में जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, तो सदनों में विधेयक कैसे होता है? तो दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो दोनों सदनों के बीच असहमति अगर हो जाती है विधेयक पे तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो है अलग अलग दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पास होना चाहिए विशेष बहुमत से। राज्यसभा में अलग विशेष बहुमत से प्राप्त होना चाहिए विशेष बहुमत से और लोकसभा में अलग पास होना चाहिए विशेष बहुमत। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को विशेष बहुमत से दोनों में पारित होना चाहिए। और संघीय प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो कोई ऐसा प्रावधान है जिससे संघ जो संरचना इफेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति के बदलाव करना है, राज्यसभा की सीटों में बदलाव करना है। ठीक है, जैसे जीएसटी आया था तो टैक्सेशन में बदलाव करना था, तो उसमें विशेष जो संयुक्त प्रावधान संघीय प्रावधान में जब संशोधन करना था, जब जीएसटी टैक्स का जो संशोधन आया था तो ये संघीय ढांचे को चेंज कर रहा था टैक्सेशन के, तो उसमें किस तरह का संघीय प्रावधान में जब संशोधन होता है तो किस तरह का बहुमत चाहिए? तो विशेष बहुमत, जो ये वाला बहुमत था, ये विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन। ठीक है, तो विशेष बहुमत तो चाहिए ही, प्लस आधा जो राज्य हैं, मतलब 28 राज्य हैं, तो इसमें से 14 राज्यों का साधारण बहुमत से सपोर्ट चाहिए, साधारण बहुमत से सपोर्ट चाहिए उस विधेयक को, तभी वो पारित हो पाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब पारित होगा तब वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा। ठीक है, तब उसके बाद वो राष्ट्रपति को सहमति के लिए जाएगा। जो संघीय प्रावधानों को चेंज करता है उसके लिए बात हो रही है, संघीय प्रावधान वाला। ठीक है, अगला, विधेयक को सहमति देने में राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या हो सकती है? तो संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको सहमति देने में राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका हो सकती है? तो पहला इसमें कि 24वां संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर उनकी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। यूपीएससी 2002 में पूछा था इस बात को। ठीक है, तो 24वां जो संविधान संशोधन आया था तो इसने 368 में संशोधन किया।
ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है और इस संशोधन ने राष्ट्रपति के समक्ष अगर प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर उनकी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर देता है कोई भी संविधान संशोधन विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। उसको वो रख नहीं सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही करना है, उसको पास करना ही है कि नहीं ठीक है पास हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वह न तो विधेयक पर अपनी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं और न ही विधेयक को संसद को पुनः स्थापना करने के लिए लौटा सकते हैं। तो लौटा भी नहीं सकते हैं और अपनी सहमति रोक भी नहीं सकते हैं। और अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान उन अधिनियमों की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है पूरा। तो संविधान जो विधेयक है को राष्ट्रपति की सहमति इस प्रकार है कि अगर विधेयक संविधान संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के सामने चला गया तो राष्ट्रपति को सहमति देनी है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगला पॉइंट है कि राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानमंडल की कोई पावर नहीं है संविधान संशोधन में, ये बात भी याद रखिएगा। अगला जो है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इसमें जो किसी भी जो संविधान संशोधन है या कोई विधेयक है उसको पारित करने के लिए जो बहुमत के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के बहुमत से संविधान में संशोधन या कोई विधेयक पास होता है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या क्या प्रावधान है, तो बहुमत के प्रकार देख लेते हैं। तो साधारण बहुमत क्या होता है, तो पहला पॉइंट है साधारण बहुमत में कि प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो साधारण बहुमत मान लीजिए 100 लोग हैं सदन में, तो 51 लोग अगर सपोर्ट में हैं किसी के, तो विधेयक पास हो गया, बहुमत मिल गया उसको। ठीक है, तो 50 प्लस सदस्य अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुमत है उसका। यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में समान होता है। ठीक है, यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान होता है। तो जैसे साधारण जो कानून बनता है तो साधारण बहुमत से पास होता है वो, तो उसी के समान होता है। ठीक है, ऐसे संशोधन पर अनुच्छेद 368 के तहत विचार नहीं किया जा सकता, ये भी बात समझ लीजिए। तो जो ऐसे संशोधनों पर अनुच्छेद 368 के तहत विचार नहीं किया जाता है। तो जब ऐसे साधारण बहुमत संशोधन होता है, कोई भी संशोधन जब साधारण बहुमत से होता है तो उसको 368 के बाहर रखा जाता है। ठीक है, 368 के बाहर रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण के लिए हाल ही में उच्चतम न्यायाधीश की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा के 34 कर दी गई, तो ये साधारण बहुमत से पास हो गया। ठीक है, तो ये 368 के अंदर पास नहीं हुआ, ये 368 के बाहर पास किया गया इसको। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है, ये साधारण बहुमत था। विशेष बहुमत क्या है, तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत रिक्तियों अनुपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, अर्थात 50% से अधिक, तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 जो भी बताए हैं, 50% से अधिक प्लस 2/3 बहुमत, समझ रहे हैं। तो ये बात है टोटल, तब वो विशेष बहुमत से पारित होता कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कुल सदस्यता शब्द का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या है, रिक्तियां अथवा अनुपस्थिति होने के बावजूद भी। ठीक है, तो टोटल सदस्य मान लीजिए कि अगर 500 सदस्य हैं किसी सदन में, तो वो रहें या ना रहें, 500 में से मान लीजिए 40 नहीं आए, 20 सीटें रिक्त हैं अभी, तो 60 रिक्त हैं, तो इससे मतलब नहीं है, इसमें 250+1 ही इसकी 50+ साधारण बहुमत से की बात होगी। कुल सदस्यता का मतलब यही है कि 500 में से 250+1 सदस्य। ठीक है, चाहे वो सीट खाली है, ये खाली है 20, या फिर अनुपस्थित हैं, इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुल सदस्यता का मतलब एक जो सीट संख्या है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात सदन के सदस्यों की कुल संख्या की बात होती है कुल सदस्यता मतलब। ठीक, उदाहरण के लिए जब EWS जो आया था, EWS जो 10% का आरक्षण को प्रदान किया गया था संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन द्वारा, तो उसमें विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। विशेष बहुमत से मतलब कि अगर लोकसभा में पारित हो रहा है, तो लोकसभा में जो हमारे यहाँ अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, तो ये 550 सदस्य ही इसमें। ठीक है, तो लोकसभा में 550 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, मगर 543 वर्तमान में हैं, तो 550 जो सदस्य हैं तो वो जो हैं कुल सदस्यता का मतलब यही है, 550 लोकसभा सदस्य। ठीक है,
तो ये विशेष बहुमत से पारित करेंगे, तो विशेष बहुमत में 550 का 50% कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, से ज़्यादा होने चाहिए, प्लस अगर उपस्थित मान लीजिए 400 हैं तो 400 का 2/3 होगा। तो इतने जो सदस्य हैं अगर प्रस्ताव को पारित करते हैं तब जाके विशेष बहुमत से पारित होगा। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। विशेष बहुमत में यही आता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति। तो संसद का विशेष बहुमत जो अभी बताएं, विशेष बहुमत जिसमें साधारण बहुमत से राज्य विधानसभाओं के आधे मतलब 50% अनुसमर्थन अधिकांश संघीय प्रावधानों की पद्धति द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। यूपीएससी 2013 में एक बात पूछा था, तो अभी इसको समझाए हैं कि विशेष बहुमत जो अभी ऊपर देखें, विशेष बहुमत को प्लस जो आधा राज्य हैं, अगर 28 राज्य हैं तो 14 राज्य का जो है साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को जो संसद में पास हो गया है सपोर्ट जरूरी है, आधा राज्यों का सपोर्ट जरूरी है। जैसे जीएसटी जब पारित हुआ था 101वां, तो उसमें विशेष बहुमत से पारित हुआ, प्लस आधे राज्यों ने इसका सपोर्ट किया, तभी जाके जीएसटी कानून पारित हो पाया। यदि एक अथवा कुछ अथवा शेष सभी राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं और कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्य विधेयक पर अपनी सहमति देना चाहिए। तो समय सीमा भी नहीं निर्धारित है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर राज्यों को विशेष बहुमत वाले संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के लिए भेजा जाता है तो सहमति की समय सीमा कितनी है, तो कोई समय सीमा नहीं है। याद रखिए, कोई समय सीमा ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 368 के साथ दो प्रकार का जो इसमें, ठीक है, तो दो प्रकार के बहुमत हैं। तो याद रखिएगा 368 के में दो प्रकार के बहुमत की बात हो गई है। तो एक विशेष बहुमत होता है 368 में, एक है विशेष बहुमत, एक है विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य। ये जो दिया है आर्टिकल 368 में ये बात दी गई है। तो ठीक है, दो प्रकार के बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी जो भारतीय संविधान है जिसमें जो बहुमत के प्रकार दिया गया है उसमें 4 प्रकार के बहुमत हैं। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो याद रखिएगा, संविधान में 4 प्रकार के बहुमत हैं। पहला बहुमत है, इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, पहला बात है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत है, तो जो पूर्ण बहुमत है। दूसरा है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत, ठीक है। और एक होता है साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, ठीक है। अगला है विशेष बहुमत, चौथा है विशेष बहुमत, ठीक है। तो पूर्ण, प्रभावी, साधारण, विशेष, ये 4 प्रकार के बहुमत हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं, तब इसमें आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको पूर्ण बहुमत कहते हैं। दूसरा है इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, जिसको साधारण बहुमत कहते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी, जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। एक स्पेशल मेजॉरिटी 5 समझ लीजिए, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधा राज्य, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ जो है राज्य हैं, तो ये एक होता है, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत क्या होता है, जो दूसरा वाला है प्रभावी बहुमत समझते हैं। तो सदन के प्रभावी बहुमत का मतलब ये होता है कि जो सदन की स्ट्रेंथ है, समझ रहे हैं, जैसे सदन की जितनी स्ट्रेंथ है, सदन की स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 245 है, राज्यसभा की मान लीजिए कि 200, ये हम पढ़ रहे हैं प्रभावी बहुमत, ठीक है। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत का मतलब उदाहरण समझ लेते हैं कि राज्यसभा में मान लीजिए 245 सदस्य हैं, ठीक। ऐसे में मान लीजिए कि 45 जो है रिक्त हैं, 45 रिक्तियां हैं, 45 लोग का पद खाली है। तो जब इसको हम 245 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 200। जो 200 होंगे इसी को हम प्रभावी बहुमत कहते हैं, ठीक है। तो 200 प्रभावी लोग हो गए, इसका प्रभावी बहुमत कितना होगा, तो 200 का 50% प्लस 1, मतलब 101 लोगों को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहेंगे।
101 लोगों को हम प्रभावी बहुमत कहेंगे। तो प्रभावी बहुमत में मतलब ये होता है कि जो सीटें खाली हैं उसको घटा दीजिए, आप टोटल स्ट्रेंथ में थे, और उसका 1/2 का +1 कर दीजिए, तो आपका प्रभावी बहुमत आ जाता है। तो सिंपल बात याद रखिए, प्रभावी बहुमत मतलब होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी में बराबर होती है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है, तो मान लीजिए राज्यसभा की 245 है, ठीक है, और इसमें से मान लीजिए 45 सीट खाली है, तो 45 में घटा देंगे तो 200 हो जाएगी, तो ये इफेक्टिव सीट आ गई, ठीक है। तो हमको निकालना है इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी सीट जो है 200 आ गई। अब प्रभावी बहुमत निकालना है, तो प्रभावी बहुमत होगा 200 का 500% 50% +1 बराबर 101 होगा। 200 का 50% 100 होगा, +1 जो है ये जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी कही जाती है, ठीक है। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए। और पहला है इसमें, अगला इसमें देखते हैं, अगला जो है वो है पूर्ण बहुमत क्या होता है। प्रभावी तो हमने समझ लिए, पूर्ण बहुमत क्या होता है नोट कर लीजिए कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। पूर्ण बहुमत क्या होता है, तो पूर्ण बहुमत होता है कि यह सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक को संदर्भित करता है। तो मान लीजिए ये जो सदन का जो जितनी सदस्यता है, तो मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं की सदस्यता है, ठीक है। लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी है, 545 है, तो इसका जो है 50% +1, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, तो 50 कितना होगा इसका, तो 545 का हाफ कितना होगा बताइए। तो इसका टोटल जो पूर्ण बहुमत हो जाएगा 273। 273 सीट के जो जितने सदस्य हैं अगर सपोर्ट करते हैं किसी को, तो कहा जाएगा कि वो विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित हो गया है, ठीक है। तो 545 का 50% +1 जो है 273 होगा, क्योंकि जो 272, ठीक है, तो मतलब 272 कितना हो जाएगा, तो 474 हो गया, सॉरी 574 हो गया, 544 होगा ना भाई, 544 हो गया, +1 सीट तो हो गया कितना, 545 हो गया, ठीक है। तो 273 कितना हो जाएगा, तो 546 हो जाएगा। 273 कितना होगा, 3 3 6 7 14 4 1 2 4 5 546 हो गया। तो 546 लोग हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्ण जो बहुमत है, पूर्ण बहुमत वो होता है लोकसभा का सदस्यता 545 का 50% +1 बराबर 273 सीटें अगर सदस्य का सपोर्ट करते हैं, तो वो पूर्ण बहुमत से पारित वो विधेयक कहलाया जाएगा, ठीक है। प्रभावी बहुमत हम लोग समझ ही लिए हैं। अब साधारण बहुमत क्या होता है, जो होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, तो साधारण बहुमत समझने के लिए पहले साधारण बहुमत होता क्या है। तो मान लीजिए कि लोकसभा में, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, परिभाषा से नहीं समझ में आएगा। तो मान लीजिए लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से 45 लोग अनुपस्थित हैं, 45 लोग हैं ही नहीं, ठीक है। 45 लोग अनुपस्थित हैं, तो कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। बचे लोग कितने हो गए, 500। और इसमें से 100 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो 100 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो कितने लोग हो गए, 400 लोग हो गए। अब ये 400 लोग किसी भी उस पर मुद्दे पे अपना मतदान दे रहे हैं या किसी विधेयक पर मतदान दे रहे हैं, तो इसका जो साधारण बहुमत जो होगा क्या होगा, साधारण बहुमत होगा 400 का 50% +1 बराबर 201 हो जाएगा। 201 साधारण बहुमत होगा इसमें, ठीक है। तो तीनों बहुमत में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसको जरूर देखिएगा वीडियो से, तभी समझ में आएगा। तो 201 जो सदस्य होंगे इनको कहेंगे साधारण बहुमत, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं भाई साहब। विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत जो है कई प्रकार के होते हैं। तो विशेष बहुमत का प्रकार 1 होता है, जो विशेष बहुमत का जो प्रकार 1 है वो आर्टिकल 249 के तहत डिफाइन है। तो प्रकार 1 है ये, ठीक है। प्रकार 1 है जो कि 249 के 1 के अनुसार विशेष बहुमत है। तो उसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मतदान करने वाले उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का 2/3 भाग को साधारण बहुमत, इसमें कहा गया है विशेष बहुमत 249 में, ठीक है। समझ लीजिए 368 के तहत बता ही चुके हैं कि 368 के तहत होता है 50% +1 पहले से, जो कि
सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक प्लस 2/3 जो है मतदान प्लस उपस्थित सदस्य। ठीक है, मतदान प्लस उपस्थित सदस्य का 2/3 प्लस टोटल जो संख्या थी बहुमत उसका। ठीक है, तो सदस्यों का बहुमत प्लस सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक, तो 2/3 का बहुमत चाहिए प्लस जो सदन की संख्या है उसका 50% से अधिक चाहिए, तब वो विशेष बहुमत होता है 368 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और जो इसी के बाद होता है कि अगला जो था 5वें नंबर का था कि विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो हाफ राज्यों का समर्थन उन्होंने पहले समझा ही दिया है। ठीक है, एक होता है अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत क्या होता है। तो आर्टिकल जो 68 है, सॉरी 61 है, जिसमें अभियोग है राष्ट्रपति का, उसमें विशेष बहुमत क्या है, उसका विशेष बहुमत क्या होता है। तो उसमें भी सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। ठीक है, सदन के कुल संख्या का 2/3 सदस्य अगर किसी पे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको विशेष बहुमत कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको इन चारों के एक वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, जिसमें ऊपर समझ लीजिए, इसका इन चारों का एक वीडियो जब बनाएंगे तो इन चारों पांचों जितने भी प्रकार के हैं इनको सब समझा देंगे जो बहुमत हैं। तो इस काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया ये, और मुद्दे से भी हम लोग हट गए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, जो संविधान संशोधन विधेयक था। अगला जो पॉइंट है उसमें विभिन्न प्रकार का विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो ऐसे प्रावधान जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से हैं। तो पहले नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है, प्रवेश और स्थापना की बात की गई। ठीक है, निर्माण की बात 3 में की गई है। तो नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमा और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 है। तो ये मूल जो है बेसिक अंतर हमने बताया है, वो वीडियो में देख लीजिएगा, भारत का राज्य क्षेत्र और उसके संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, उस वाले वीडियो में। तो आर्टिकल 2 और 3 में दूसरी अनुसूची परिलब्धियां और भत्ते और राज्य विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, संसद की गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद के प्रक्रिया नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीश की संख्या, संसद उनके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार 105 में है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, ये भी साधारण बहुमत से। राजभाषा का प्रयोग 343 में भी साधारण बहुमत से। नागरिकता 5 से 11, ये भी साधारण बहुमत से। और संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव हैं उनका संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, अगला जो है इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है ये भी साधारण बहुमत से। केंद्र शासित प्रदेश साधारण बहुमत से। 5वीं अनुसूची तो भी साधारण बहुमत से। और 6ठी अनुसूची 244 ये भी साधारण बहुमत से। इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला है विशेष बहुमत की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो मूल अधिकारों में विशेष बहुमत की, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में विशेष बहुमत की। तो वे सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, तो पहली और तीसरी श्रेणियों में शामिल नहीं है, वो भी इसमें आ जाते हैं विशेष बहुमत में। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, तो उसको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन में क्या क्या आता है। तो पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी प्रक्रिया, आर्टिकल 54-55। केंद्र एवं राज्य कार्यपालिकाओं की शक्तियों में उनका विस्तार। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 214। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में अगर चेंज करना है या उच्च न्यायालय में चेंज करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन अगर करना है आपको, विधायी शक्तियाँ जिसमें समवर्ती सूची, ये सब सूचियाँ जो हैं उसके लिए। अगला है जीएसटी परिषद जो है, इसमें चेंज करना है आपको, तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। 7वीं अनुसूचियों में अगर चेंज करना है, तीनों अनुसूचियों में 246 के तहत, आर्टिकल 246 में है तीनों अनुसूचियाँ, तो इनमें अगर चेंज करना है आपको तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन करना पड़ेगा। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें भी आधा राज्यों का अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। और 368 में खुद चेंज करना चाहते हैं, आर्टिकल 368 में आप खुद चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सब बातें बताई गई हैं। अब अगला है कि प्रमुख जो संवैधानिक संशोधन हुए उनके बारे में देख लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इससे। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें पीएम जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो इसमें क्या क्या प्रावधान जो मुख्य थे, तो राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया इसमें।
अगला, संपदा अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया इसमें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी और बाद में 31 ख जोड़े गए। यूपीएससी 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर आर्टिकल 31 जोड़ा गया, 31 क जोड़ा गया और 31 ख जोड़ा गया, जो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन को पूछा। अगला, 19(1) पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। तो 19(1) पे प्रतिबंधों के 3 आधार जोड़े गए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंप्रोमाइज़ करने के लिए 3 और आधार जोड़े गए। इसमें लोक व्यवस्था था, जो युक्त निर्बंधन लगाया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो कहा गया 3 आधारों पर और हम जोड़ते हैं, इन आधारों पे आप पे दबाव डाला जाएगा, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, तो क्या है, या रोक दिया जाएगा। तो लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी भी अपराध के लिए उकसाना, और किसी भी अपराध के लिए आप उकसा रहे हैं तो आर्टिकल 19(1) आपका खत्म हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाएगी। लोक व्यवस्था अगर बिगाड़ रहे हैं तो अब उसमें भी खत्म हो जाएगा, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध उसको खराब करना चाहते हैं तो भी आपका 19(1) खत्म, ठीक है, रोक दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसी व्यवसाय अथवा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के राज्य के कदम की वैधता तथा व्यापार और वाणिज्य के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे अमान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी पूछा था यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में शायद पूछा था इसमें। तो क्या है इसमें पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया। अगला है, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसी में किया गया। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी इसमें किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। ठीक है, राज्य वर्गों को क, ख, ग, घ को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो साझा जो उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन में लाया गया। ठीक है, अगला है 9वां संविधान संशोधन 1960 में। तो भारत और पाकिस्तान समझौता 1958 में हुआ के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य क्षेत्रों में समायोजन किया गया। तो बेरूबाड़ी यूनियन पंजाब पश्चिम बंगाल के भारत राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। तो बेरूबाड़ी जो यूनियन था जो पश्चिम बंगाल में था तो के भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान में सौंपा गया था। तो बेरूबाड़ी किस हिस्से में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। बेरूबाड़ी यूनियन पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था इसमें। तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में ऐसा किया गया था। ठीक है, तो भारत पाक समझौता 1958 में हुआ। तो परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य क्षेत्र का समायोजन किया गया इसमें। 14वां संविधान संशोधन 1962, इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर भी केंद्र शासित था, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधान मंडल एवं विधान परिषद के गठन का प्रावधान इसमें किया गया था 14वें संविधान संशोधन 1962 में। तो इसको याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधान मंडल एवं विधान जो मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान 14वें संविधान संशोधन में किया गया। 24वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ये 1971 में हुआ था। इसमें मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति को पुष्टि की गई और राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो कभी पूछेगा कि किस संशोधन में राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इस बात को भी याद रखिएगा। 26वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, प्रीवी पर्स या रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। तो कौन सी समाप्त किया 1971 में, किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो कोई पूछे अगर कि प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 26वां संविधान संशोधन था वो। 35वां संविधान संशोधन को सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे भारतीय संघ में के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, भारत के साथ सिक्किम के संयोजन के नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है,
10वीं अनुसूची जो थी, भारतीय संघ के साथ सिक्किम के संयोजन के नियमों और शर्तों के को निर्धारित करते हुए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और भारत संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा को प्रदान किया गया। 36वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन था वो सिक्किम से संबंधित भी था। और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन क्या था, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय न्यायालयों की जांच से परे किया गया। इसे आपातकाल 1975 से 77 के दौरान लागू किया गया था, ठीक है। 39वां को, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय न्यायालयों की जांच से परे हो गया था। ये सब आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी अपना जो वर्चस्व कायम करने के लिए सब संशोधन ला रही थी। तब आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत बड़ा संशोधन था। तो इसमें क्या किया गया था, पहला प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया इसमें भाग 4 क में और 51 क अनुच्छेद में, ठीक है। और 4 नए निर्देशक तत्वों जोड़े गए इसमें। तो पहला क्या था, बच्चों का स्वास्थ्य का विकास 39 में, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 क में, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 क में, पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण 48 क में ये जोड़ा गया। तो 3 ये मुख्य जो चीज़ें थी वो दे दिया इसमें। और बहुत चीज़ें थी, उनको डिटेल में जब 42वां संविधान संशोधन अकेले पढ़ाएंगे तब उसके हम बता देंगे। 44वां संविधान संशोधन क्या था, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन शब्द को रखा गया, ठीक है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखिए 1978 में सरकार चेंज हो गई है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और ये नई जो जनता पार्टी की सरकार थी वो आई थी, तो उसने ये सब लाया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके लाया कि जब कैबिनेट लिखित सिफारिश अगर देती है तब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। अगला था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको, संपत्ति के अधिकार को। और अनुच्छेद 21 और 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी इसमें कहा गया, ठीक है। इसका अगला संविधान संशोधन था 44वां, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 52वां है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके संबंध में विवरण हेतु नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो दल बदल के आधार पर जो अंतिम निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है, तो दल बदल के आधार पर जब अंतिम निर्णय होता है वो लेता है अध्यक्ष, अयोग्यता ठहराता है अध्यक्ष, जो है सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है दल बदल के आधार पर। अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1991 में। इस संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करते हुए नया भाग 9 जिसके शीर्षक पंचायत और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों को 29 कार्यात्मक मदें या 29 विषय जोड़ा गया, जिस पर पंचायतें अपना कानून लागू कर सकती हैं, या उन पंचायतों को जो काम करना था वो 29 विषय उनको दिया गया कि इसी पर वो काम करेंगी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन सभी लोग जानते हैं। 74वां भी सेम यही वाला काम तो था। इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया शहरी स्थानीय निकायों को, ठीक, अर्बन लोकल बॉडी को। और 9 का जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाएँ नाम दिया गया इसको 9 को। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यात्मक विषय दिए गए नगर पालिका को, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसमें जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से के साथ साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को 25 वर्ष अर्थात 2026 तक बढ़ा दिया गया 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। अब 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये था अनुच्छेद 21 क के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। निर्देशक तत्वों में 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया
और 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का प्रावधान है वो सरकार करेगी, या 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण और देखभाल में सरकार जो है हेल्प कर सकती है, मदद करेगी। ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन में एक और काम किया गया, अनुच्छेद 51 क के तहत नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये किया गया कि जो 14 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले वाले जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके जो गार्जियन हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको पढ़ाई का अच्छा माहौल दें। ये सब बात उसमें जोड़ी गई मौलिक कर्तव्य में। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो पारित हुआ, तो उसमें पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क में जोड़ा गया। ठीक है। 97वां संशोधन अधिनियम जो था 2001 में सहकारी समितियों के बारे में इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इसे संविधान के निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए गए। तो पहला, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 19 में। डीपीएसपी में एक नया तत्व जोड़ा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसने संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा, जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करता था। ठीक है। इसको रद्द कर दिया गया। ठीक। NJSC कहते थे, मेंस में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था उसी समय इस पर। अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था इससे संबंधित था। कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए और कुछ बांग्लादेश के गांव भारत में शामिल किए गए, तो गांवों का अदला बदली किया गया, सीमांकन दोबारा से। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को GST के लिए था ये। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो OBC जो आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। 338B में। ठीक। 103वां संविधान संशोधन क्या था? तो EWS को 10% आरक्षण दिया गया। जनरल वर्ग में जो थोड़ा गरीब है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के में आते हैं, उनको 10% आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में दोनों में आरक्षण दिया गया। ठीक है। 10% का। तो आर्टिकल 15 में क्या है, तो हमने इसको अच्छे से बताया है। अगर फंडामेंटल राइट का वीडियो आप नहीं देखें तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि पढ़ाई में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण EWS को मिलेगा और नौकरी में भी 10% का आरक्षण मिलेगा, आर्टिकल 16 में बताया गया है। 104वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सीटों का आरक्षण को आगे बढ़ाया गया तथा इसी में जो एंग्लो इंडियन इनका रिजर्वेशन जो होता था, 2 लोगों का रिजर्वेशन करते थे सरकार, जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति संसद में और विधान परिषद में करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त किस में किया गया था, कभी पूछ सकता है। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। ठीक है। 105वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो राज्य सरकारों को स्वयं के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने तथा रख रखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने से छूट दी गई। तो ये कहा गया कि राज्य सरकारें हैं वो OBC का जो वो बनता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सूची को तैयार कर सकता है और वो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के परामर्श से उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये कहा गया था इसमें। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन क्या था? तो यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को कुछ कुल सीटों का 1/3 मतलब 33% आरक्षित करना था इनमें। 106वां संविधान संशोधन, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है इसमें। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये महिलाओं के लिए जो था ये 106वां संविधान संशोधन। उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम व्याख्याकार और संविधान का संरक्षक कैसे है? तो पहला पॉइंट इसमें है कि भारत के संविधान ने उच्चतम न्यायालय को बहुत व्यापक आधिकारिक और बृहत शक्तियाँ प्रदान की है, क्योंकि यही जो है संविधान का संरक्षक है और उसका व्याख्याकार है। उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है तथा नागरिकों के मूल अधिकारों को गारंटी करता भी है। ये केशवानंद भारती के 1973 में संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया।
इसलिए कोई भी संविधान संशोधन जो अधिकारिक अधिकार अधिकार अधिकारातीत है अथवा भारतीय संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, उच्चतम न्यायालय उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, संशोधन की जो प्रक्रिया इसका उसका आलोचना की जाती है, तो मेंस में यूज होता है आलोचना। तो क्या आलोचना की जाती है? तो पहला, राज्य संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते, केवल संसद कर सकती है। राज्यों के पास संशोधन प्रस्ताव करने का एक ही रास्ता है, अर्थात राज्यों के विधान परिषद का सृजन हेतु। ठीक है, तो राज्यों के पास संशोधन प्रस्तावित करने का एक ही रास्ता है, अर्थात राज्य के विधान परिषद के सृजन हेतु। संविधान में उस समय का उल्लेख नहीं है जिसके भीतर राज्य विधानसभाएं संशोधन की पुष्टि कर सकती हैं अथवा अस्वीकार कर सकती हैं। संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है कि क्या राज्य एक बार दी गई स्वीकृति वापस ले सकता है। अगला, किसी विशेष राज्य निकाय के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी जो बताए थे कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का पूछा जाना की सहमति से एक जो होता है विशेष बहुमत वो वाला होता है, जैसे जीएसटी वाला पारित हुआ था, तो इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधा राज्यों की का अनुमति ली गई थी जीएसटी लागू करने के लिए। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक संभावना भी रहती है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा संविधान संशोधन का पूरा मामला। ठीक है, इसमें कुछ जैसे 42वां संविधान संशोधन है, तो जो और इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिटेल में थोड़ा हम बताएंगे, तो उसको अगले वीडियो किसी दूसरे वीडियो में उसको बनाएंगे जब पूरा प्रोसेस पूरा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको अलग से बना देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर आप सपोर्ट नहीं किए हैं तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।